इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि बहुत समय पहले प्राचीन चीन के गोंगमेई शहर पर मोर राज किया करते थे, जिनके राजा बहुत ही दयालु और नेक थे, जो राज्य में खुशहाली लाए और हर खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने आतिशबाजी, मगर उनके बेटे लॉर्ड शेन के इरादे सही नहीं थे, क्योंकि वो बारूद से हथियार बनाना चाहता था। इससे उसके माता पिता ने परेशान होकर भविष्यवक्ता सूसेयर से राय मांगी। सूसेयर ने भविष्य देखकर बताया कि अगर शेन इसी तरह बुराई के रास्ते पर चलता रहा तो काला और सफेद योद्धा यानी कि पांडा उसको खत्म कर देगा। शेन भी ये सब देख लेता है और अपने भाग्य को बदलने के लिए भेड़ों की सेना के साथ पूरे पांडा गांव पर हमला कर देता है, ताकि उसे मारने वाला कोई ना हो। और जवान की वजह से उसके माता पिता ने उसे राज्य से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, जिससे शेन ने कसम खाई कि वो बदला लेने के लिए वापस लौटेगा और पूरा चीन उसका गुलाम होगा। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेन अपने खुफिया ठिकाने में धातु की मदद से हथियार बना रहा होता है, लेकिन उसके पास ज्यादा मात्रा में धातु नहीं थी, इसीलिए वो अपने साथियों को धातु लूट कर लाने के लिए भेज देता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाकर पूरे चीन को अपना गुलाम बना सके। वही हमें पो को दिखाया जाता है, जिसकी फ्यूरी 5 के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और सभी साथ में मस्ती कर रहे होते हैं। पो की ट्रेनिंग का वक्त हो जाता है, इसीलिए मास्टर से बताते हैं कि तुम ड्रैगन योद्धा तो बन चुके हो, लेकिन अभी तुम पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, क्योंकि अभी तुम्हें अंदरूनी शांति हासिल करनी होगी। और उससे अंदरूनी शांति की ताकत से एक बूंद को कंट्रोल करके बताते हैं, जिससे वो बहुत हैरान होता है और शिफू से पूछता है कि मुझे अंदरूनी शांति हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तो शिफू से बताते हैं कि अंदरूनी शांति हासिल करने के लिए कई मास्टर बिना कुछ खाए पिए सालों तक तपस्या करते हैं और कुछ दर्द और तकलीफों को बुलाकर अंदरूनी शांति हासिल करते हैं। वही हमें शेन के आदमियों को दिखाया जाता है, जो धातु हासिल करने के लिए संगीतकारों के गांव पर हमला कर देते हैं और उनकी सभी धातु को जब इस बात का पता चलता है तो पो को इसके बारे में बताती है और वो सभी उन्हें रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सभी भेड़ियों से फाइट करने लगते हैं और अपनी खतरनाक कुंफू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी भेड़ियों को हरा देते हैं। मगर जब एक भेड़िया पो पर अटैक करने लगता है तो पो को उस वुल्फ के कवच पर निशान से फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसमें अपनी माँ को देखता है, जिससे उसका ध्यान हट जाता है और पांडा वुल्फ के जोरदार वार से दूर गिर जाता है और वो भेड़िया धातु लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पो को कुछ समझ नहीं आता और उसके मन में अपने असली माता पिता को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं। जाता है और उनसे पूछता है कि मैं आपको कहाँ से मिला था, क्योंकि मुझे एक झलक दिखाई दी जिसमें मैंने अपनी माँ को देखा। तो पिंक पो को बताते हैं कि मेरा रोजाना की तरह एक आम दिन था, जब मुझे सेवइयाँ बनानी थी, इसीलिए मैं सब्जियाँ लेने अपने घर के पीछे गया, जहाँ मेरी सब्जियाँ रखी हुई थी। वहाँ मैंने तुम्हें एक टोकरी में देखा, तुम मेरी सब्जियों को बड़े चाव से खा रहे थे। मुझे लगा कि कोई तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया होगा, लेकिन वहाँ कोई चिट्ठी नहीं थी और मैंने तुम्हारे माता पिता के आने का बहुत इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मैंने तुम्हें गोद लेने का डिसाइड किया और फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखने लगा और तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उस दिन से मेरा सब कुछ बदल गया। लेकिन पो को अभी भी कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया। लेकिन वही हमें गोंग शहर के रीजेंट्स मास्टर थंडरिंग को दिखाया जाता है, जो ये गोंगमेई शहर की देखरेख कर रहे थे। वो मास्टर ऑक्स और क्रो को लड़ने के लिए अलग अलग पेतरे सिखा रहे होते हैं। तभी शेन वहाँ आ जाता है, जो मास्टर थंडरिंग से कहता है कि ये शहर मेरा है, इसीलिए मैं तुमसे इस शहर को छीन लूंगा। तो मास्टर थंडरिंग उसे कहते हैं कि तुम हमारे कुंफू को नहीं हरा सकते और वो उस पर अटैक करने लग जाते हैं और शेन उनसे नहीं जीत पाता, लेकिन अपना बनाया हुआ हथियार साथ लाया था, जिससे वो मास्टर थंडरिंग राइनो को मार देता है। मास्टर शिफू को जब इस बात की खबर मिलती है तो जाबाज 5 और पो को बताते हैं कि शेन ने एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाया है, जिससे उसने गोंग शहर के करता धरता मास्टर थंडरिंग को मार दिया, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा, वरना पूरे चीन और पो और फ्यूरी 5 उसे रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन पो निकलने से पहले शिफू से पूछता है कि मैं इसी चीज को कैसे रोक सकता हूँ जो कुंफू को रोकती हो। तो शिफू से बताते हैं कि अंदरूनी शांति हासिल कर लो। तो पो उनकी बात समझ जाता है और वो फ्यूरी 5 के साथ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे पिंग रोक लेते हैं, जो उसे जरूरत का सामान देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ गोंग शहर की तरफ निकल जाता है। पो को चलने में बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए वो नाव के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। रात में जब पो सो रहा होता है तो उसे अपने पेरेंट्स का अजीब सा सपना आता है कि उससे प्यार नहीं करते थे, जिससे उन्होंने उसे छोड़ दिया। पो इससे काफी परेशान हुआ, अंदरूनी शांति हासिल करने की प्रैक्टिस करने लग जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। तभी पो के सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं, जो पो से कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम्हें अपने पिता की याद आ रही है। तभी टाइग्रेस देखती है कि वो गोंगमेई शहर पहुँच चुके हैं। वही शेन अब अपने पिता की राजगद्दी को महल से बाहर फेंक देता है और उसकी जगह पर अपनी कैनन रख देता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। और वो सूसेयर से अपना भविष्य पूछता है, तो सूसेयर उसे बताती है कि तुम अभी भी बुराई की राह पर हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य अभी भी वही है कि एक पांडा तुम्हारा खात्मा करेगा। शेन इससे गुस्सा होकर उसका प्याला तोड़ देता है। तभी एक वुल्फ आकर उसे बताता है कि मैंने एक पांडा देखा जो कुंफू योद्धा है। तो शेन इससे गुस्सा हो जाता है, लाने के ऑर्डर देता है। वही हमें पो और फ्यूरी 5 को दिखाया जाता है, जो गोंग शहर के किनारे पर पहुँच जाते हैं और वो वुल्फ से बचते हुए गोंग महल की तरफ बढ़ने लगते हैं, ताकि वो शेन का हथियार कैनन तबाह कर सके।
तभी वो देखते हैं कि एक वुल्फ भेड़ को परेशान कर रहा है, इसीलिए उस भेड़ की जान बचाते हैं। वो उस भेड़ को बताता है कि हम ड्रैगन योद्धा हैं और हम तुम्हें यहाँ शेन से बचाने आए हैं। तो भेड़ उन्हें कहती है कि तुम अकेले शेन को नहीं हरा सकते, इसीलिए तुम्हें मदद की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि मास्टर ओक बंदी बना रखा है। तभी वुल्फ उन्हें देख लेते हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुल्फ अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उन्हें खत्म करने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते गोंगमेन जेल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो मास्टर ओक्स और क्रो को बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो बाहर आने से मना कर देते हैं और पो को बताते हैं कि हम अपने शहर को बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमने शेन का सामना किया तो अपना हथियार शहर पर चला देगा। तो पो ने कहता है कि हम मिलकर उन्हें रोक सकते हैं। तो मास्टर ओक्स से कहते हैं कि शेन का हथियार हम सभी को खत्म कर देगा, लेकिन पो उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें जेल से बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन फिर भी मास्टर ओक्स और क्रोक पो का साथ है क्या कुंग फू मर चुका है। तो पो डिसाइड करता है कि वो बिना उनके भी शेन को हराएगा, लेकिन तभी वहाँ शेन के सिपाही आ जाते हैं, जो पो को वहाँ देखकर एक सिपाही शेन को इस बारे में बताने के लिए महल की तरफ भागने लगता है। तो पो अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगता है। काफी देर की पकड़ा पकड़ी के बाद वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो महल तक पहुँच चुके थे, जिससे शेन के सभी वुल्फ उन्हें घेर लेते हैं। तो पो उनके सामने सरेंडर कर देता है, जिससे टाइग्रेस बहुत हैरान होती है और उन सभी को बंदी बना लिया जाता है। वो टाइग्रेस से कहता है कि मेरे पास बेहतर प्लान है, और जब पो और उसके दोस्तों को शेन के सामने लाया जाता है तो बड़ी चालाकी से शेन के हथियार को तबाह कर देता है, लेकिन वो सिर्फ एक डमी होता है। शेन इससे बहुत खुश होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मरेगा, क्योंकि वो बहुत मोटा था और अपने साथियों को उन्हें कैनन से उड़ाने का आदेश देता है, लेकिन पो और उसके साथी बेड़ियों से आजाद हो जाते हैं और उस कैनन पर हमला करके उसे तोड़ देते हैं। पो शेन पर हमला करता है, लेकिन तभी पो को वापस से फ्लैशबैक आते हैं, जिसमें पो देखता है कि उसकी माँ ने जब उसे टोकरी में छोड़ा था तो शेन भी वहीं था। शेन इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है। सभी पो पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने शेन को जाने दिया था, मगर वो खुश भी होते हैं क्योंकि उन्होंने शेन के हथियार को तबाह कर दिया। लेकिन तभी शेन अपनी फैक्ट्री से वापस पो पर हमला करवा देता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि शेन ने बहुत से हथियार बनाए हैं, और देखते ही देखते वो पूरा महल टूटने लगता है, जिससे क्रेन का पंख भी घायल हो जाता है। टाइग्रेस सभी को महल के टॉप पर लेकर जाने लगती है, जिससे जब वो महल गिरता है तो एक घर पर कूद शेन इससे अपने लोगों पर गुस्सा करता है क्योंकि वो पो और उसके साथियों को नहीं मार पाए थे, और वो भेड़ियों के लीडर से कहता है कि हमें जंग की तैयारी करनी होगी क्योंकि अब पूरे चीन पर मेरा कब्जा होगा। इसीलिए वो सभी भेड़ियों को इकट्ठा करके शिप में सामान लोड करवाने का ऑर्डर देता है, ताकि वो पूरे चीन पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना सके। सभी भेड़िए इकट्ठा होने लग जाते हैं और वो जल्दी से और ज्यादा हथियार बनाने लगते हैं। वहीं पो और फ्यूरी साई बचकर वापस गोंगमेन जेल में आ जाते हैं, जहाँ टाइग्रेस पो पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने शेन को जाने दिया था। तो पो टाइग्रेस को बताता है कि जब मैं शेन से लड़ रहा था तो मुझे अपने माता पिता की झलक दिखाई दी, और उस वक्त शेन भी वहीं था और वो जानता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, इसीलिए मुझे उससे जवाब चाहिए। क्या हुआ? तो टाइग्रेस उसे सहानुभूति देती है और कहती है कि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती क्योंकि तुम्हें शेन से खतरा है, इसीलिए तुम यहीं इसी जेल में रहोगे। और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेन की फैक्ट्री को तबाह करने के लिए निकल जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि वो बारूद की मदद से पूरी फैक्ट्री को उड़ा देंगे। वहीं वो भी शेन के पास पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वो सभी सैनिकों से बचता हुआ शेन के पास आ जाता है ताकि उससे अपने माता पिता के बारे में हो सके, लेकिन शेन उसे कुछ नहीं बताता और उस पर हमला करने लग जाता है। टाइग्रेस भी अपने साथियों के साथ फैक्ट्री में बारूद फेंक देती है, लेकिन जब वो पो को वहाँ देखती है तो वापस उन बारूद को बुझा करने लग जाते हैं, मगर शेन के सैनिक उन्हें रोकते हैं। वो शेन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन शेन उससे धातु की भट्टी की तरफ जाने वाली प्लेट पर पटक देता है, लेकिन पो खुद को बचा लेता है और शेन पर हमला करता है। तो शेन पो को झूठ बताता है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं चाहते थे, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चले गए, और वो बातों ही बातों में पो पर कैनन से हमला कर देता है। वो कढ़ाई से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर रिवर में जाकर गिर जाता है। सभी को लगता है कि वो मर चुका है। शिफू को भी इस बात का एहसास हो जाता है और वो बहुत दुखी होते हैं। वहीं वो नदी में बहता हुआ जा रहा होता है, लेकिन सूसेर उसे बचा लेती है और उसे पेंडा गांव में ले जाकर उसका इलाज करती है। पेंडा गांव अब पूरी तरीके से खंडर बन चुका था। पो की जबान खुलती है, मारना चाहती है, इसीलिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो सूसेर उसे बताती है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो मैं तुम्हें नदी में ही छोड़ देती, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया ताकि तुम अपने मुकद्दर को अंजाम दे सको। और पो को सब कुछ बताती है कि कैसे उसका पूरा पांडा गांव खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन एक दिन शेर ने उसके पूरे गांव पर हमला करके नरसंहार मचा दिया और वो तुम्हें भी मारने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचा लिया और तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर वहाँ से भाग निकली, लेकिन भेड़ियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए एक सब्जी की टोकरी में छिपा दिया और खुद वुल्फ को अपनी तरफ बुलाकर उन्हें दूर ले गई, जिससे उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपना के बाद बहुत निराश हो जाता है। तो सूसेर उसे समझाती है कि तुम्हें अपने अतीत को गले लगाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कहानी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और उससे तुम्हारा वजूद नहीं बनता, और ये तो आगे आने वाला वक्त तय करेगा कि तुम क्या बनना
करना चाहते हो। और अब वो अपनी पिछली बातों को बुलाकर अंदरूनी शांति हासिल पाने की भूख को कंट्रोल कर पा रहा था। वही हमें शेन को दिखाया जाता है जिसने फ्यूरी साहिब को बंदी बना लिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मर गया है, जिससे वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। और अब शेन पूरे चीन पर कब्जा करने के लिए अपने सभी हथियारों और भेड़ियों की सेना लेकर बंदरगाह की तरफ निकल जाता है और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करने लगता है। तभी पो भी वहाँ जाता है, जिसे देखकर पो के दोस्त और पूरे शहर के लोग बहुत खुश होते हैं, मगर शेन खुश नहीं होता और वो पो को मारने के ऑर्डर दे देता है। मगर पो बड़ी चालाकी से जिससे वो शूट नहीं कर पाते और शेन के सैनिक उससे लड़ने लगते हैं, मगर पो सभी को हराते हुए फ्यूरी साहिब की तरफ हथियार भी फेंक देता है, जिससे वो भी आजाद हो जाते हैं। और वो सभी मिलकर अब भेड़ियों की सेना के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ मास्टर ऑक्स और क्रोक भी आ जाते हैं, जिन्हें शिपू अपने साथ ले आए थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और अब वो सभी मिलकर नाव की मदद से आगे जाने का रास्ता रोक देते हैं ताकि शेन बंदरगाह तक ना पहुंच सके। शेन अपने सेनापति को फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इससे उनके भी लोग मारे जाएंगे। तो शेन गुस्सा होकर उसे मार देता है और तोप से आगे हमला कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और आगे का रास्ता भी खुल जाता है। सभी दूर गिर जाते हैं और शेन अपनी सभी नावों के साथ बाहर आ जाता है। वो अपने सभी साथियों को घायल देखकर बहुत दुखी होता है और वो अब शेन की नाव के सामने कैनन से उस पर फायर करवाता है, लेकिन वो अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस तोप के गोले को पकड़कर दूर फेंक देता है। इससे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पो ने इतनी कम उम्र में अंदरूनी शांति हासिल कर ली थी। शेन लगातार पो पर वार करता जाता है, लेकिन पो उन तोप के गोले से शेन की सेना पर वार करता जाता है, जिससे देखते ही देखते शेन की सारी सेना तबाह हो जाती है और वो शेन की कैनन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और शेन दूर गिर जाता है। शेन पो से कहता है कि तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है, क्योंकि मैंने तुमसे सब कुछ छीना, तुम्हारे माँ बाप छीने। तो पो से इसीलिए तुम्हें अपने अतीत को बुलाकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो। लेकिन शेन उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच में फाइट होती है और शेन अपने ही हाथों से कैनन की सारी रस्सियां काट देता है, जिससे वो तोप के नीचे दबकर मारा जाता है और पो नाव से दूर गिर जाता है। और वो सभी खुश होते हैं और पो के दोस्त भी उसके इस कारनामे से खुश थे, इसीलिए वो साथ में हक करते हैं और अब सभी लोग जश्न मनाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि पो जब वापस घर लौटता है तो पिंग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। पो ने बताता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया कि मैं कैसे उस मूली की टोकरी में आया और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ, और मैं जान गया हूँ कि अब आप ही मेरे डैड हैं। और वो दोनों हक करते हैं। फिर हमें दूर पहाड़ों पर बसे पांडा गांव को दिखाया जाता है, क्योंकि सभी पांडा मरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने दूर पहाड़ों पर। और जब पो के पिता को पता चलता है कि पो जिंदा है तो वो बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।